फ्लूइड डायनामिक्स में बच्चों हमने वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स देखा था, उस पर बहुत सारे सवाल देखे, बेस्ट डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में ही मेंशन किया था कि किसी पाइप से सपोज फ्लूइड फ्लो कर रहा है और मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, तो क्या करते हैं, उस पाइप को ना इंटेंशनली उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देते हैं एक जगह पे। टाइप का क्रॉस सेक्शन है, तो अच्छा बना नहीं, दोबारा बना रहा हूं। और इससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना। लेट्स यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया A1 और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया A2, ये नोन है। कैसे कहोगे सर, कैसे नोन है? यहाँ पे लिया, जो भी है साइज बाहर से हम मेजर कर सकते हैं, या जो भी इंटरनल रेडियस क्या है वो पता रहेगा। A1 A2 नोन। अब इससे कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी V1 है बच्चों, तो वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा A1 V1, बट V1 नहीं पता है। यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट सपोज V2 है, सॉरी वेलोसिटी V2, वॉल्यूम फ्लो रेट A2 V2, दोनों इक्वल होगा बिकॉज जितना लिक्विड यहाँ से पास करेगा उतना ही यहाँ से। बट ये है कितना, यही निकालना है। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड V1 या V2, कोई भी निकल जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक छोटा सा होल पुट करते हैं और एक पाइप लगा देते हैं। यहां भी एक छोटा सा होल पुट किए और ये पाइप लगा दिया। और बच्चे समझना इसको, इतना पता है कि V1 लेस और V2 ज्यादा है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है बच्चों। और मैंने शायद पिछले क्लास में भी बताया था कि ये जो पाइप देख रहे हो कि ये ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्चुअली में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है। सो पाइप का डायमेंशन ऐसा है, कुछ ऐसे गया, क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम हुआ है ना, ऐसे, और क्रॉस सेक्शन कम होकर फिर बढ़ रहा है, ऐसे क्रॉस सेक्शन कम फिर बढ़ रहा है, ये लेवल सेम है। तो दिस टू पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यहां का प्रेशर ज्यादा है बच्चों, तो लिक्विड इसमें ज्यादा हाइट तक राइज करेगा, और इसमें प्रेशर कम है तो लिक्विड विल राइज टू लेसर हाइट, और दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस जो है दैट इज h। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम लोग इक्वेशंस लगाते हैं, कौन सा, बर्नौलीज इक्वेशंस, P प्लस रो जी एच, या पहले हाफ रो वी स्क्वायर लिख लेता हूं, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां का प्रेशर P1, यहां का वेलोसिटी V1, लेवल सेम है तो जीरो ले लेता हूं, दोनों का सेम ही है। यहां का प्रेशर P2 और लेवल दोनों का सेम है तो जीरो, H0 ले लिया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ये जीरो क्यों ले रहे हैं। रो जी एच का जो टर्म आता है, एच तो हम कहीं से मेजर कर सकते हैं, तो इसी लेवल को रेफरेंस लेवल ले लिया। तो बच्चों यहां से आ जाएगा P1 P1 minus P2 that is equal to half rho V2 square minus V1 square।
बताना प्रेशर डिफरेंस यहाँ का किससे रिलेट होगा। यहाँ का प्रेशर है पी नॉट, यहाँ का भी प्रेशर पी नॉट, तो P1 माइनस P2 विल बी बिकॉज ऑफ दिस कॉलम। क्या P1 माइनस P2 को हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स से लिख सकते हैं बच्चों कि दिस इज रो, इसी लिक्विड का रो G इंटू H, दिस हाइट डिफरेंस। पल्लवी सिन्हा बताओ ये समझ में आया क्या? यस सर। हाफ रो, अब यहां से V2 और V1 में एक निकालना है, किसी एक को एलिमिनेट कर दो। लेट्स V2 निकाल लेते हैं, तो V1 को एलिमिनेट कर देना है। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 को एलिमिनेट करते हैं, A2 बाई A1 इंटू V1, सॉरी V2 का स्क्वायर, रो GH फिर से लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर कॉमन 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। रो बच्चों चला जाएगा, V2 स्क्वायर कम्स आउट एज 2GH इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। देखो इसको अरेंज करके लिखा बच्चों, वॉल्यूम फ्लो रेट वॉल्यूम फ्लो रेट लिखना है, दैट इज इक्वल टू या तो A1 V1 लिख लो या A2 V2 लिख लो, हो जाएगा A2 और V2 देखो यहां से रूट कर दो तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा बच्चों रूट GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। देखो सिमेट्री आ गया, A1 A2 रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट। इसमें किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो बच्चों। एक और वेंचुरी मीटर होता है, उसको वेंचुरी मीटर ही बोलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, बट दो पाइप के जगह पे एक यू ट्यूब लगा देते हैं जिसमें मर्करी फिल्ड है। लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू दिस, इसमें बच्चों मर्क्यूरी फील्ड है, डेंसिटी ज्यादा होता है मर्क्यूरी का, देखना इसका क्रॉस सेक्शन या कम है A2, दिस हैज ग्रेटर क्रॉस सेक्शन या A1, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, सॉरी वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो बच्चों ये मर्क्यूरी कॉलम को पुश करेगा नीचे, तो इस तरफ ऊपर जाएगा। अब इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो लिक्विड तो इसमें होगा, तो इसका मर्क्यूरी का रो Hg लिख देता हूं और इसका डेंसिटी सपोज रो है। और ये डिफरेंस जो है लेट्स H, H क्या है बच्चों, डिफरेंस ऑफ mercury level in the two arm, ठीक है। अभी देखना यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, फ्लूइड में जो हम लोग पढ़े हैं,
सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होगा। यहाँ का प्रेशर सपोज P1, यहाँ का प्रेशर सपोज P2। हमने कहा P1 ज्यादा है और P2 कम है, तो P1 माइनस P2 अगर मुझे निकालना है, इस पॉइंट का कह देता हूं P1 डैश बच्चों, यहाँ का कह देता हूं P2 डैश। क्या ये क्लियर है कि यहाँ P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल? कहोगे सर ये भी तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, लेकिन यहाँ पे अलग लिक्विड है, इधर अलग लिक्विड है। यहाँ का प्रेशर सेम, सेम लिक्विड जा रहा है, सेम लिक्विड है, तो प्रेशर सेम रेट से चेंज होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल, P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश है। P1 डैश को हम लिख सकते हैं बच्चों P1 प्लस रो GH। ये कलर दिख रहा है क्या? Yes, sir. P2 डैश को क्या लिखेंगे बच्चों? P2 डैश को लिखेंगे P2 प्लस रो ऑफ, ये अलग लिक्विड है, मर्क्यूरी है, रो ऑफ Hg इंटू G इंटू H। सो P1 माइनस P2, ये इधर चला जाएगा, रो ऑफ Hg माइनस रो ऑफ द लिक्विड। ये रो किसका है? जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड है, रो की जगह रो एल लिख लो, एल फॉर द लिक्विड जो फ्लो कर रहा है। G इंटू H। एंड फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, अब जो भी कुछ देर पहले लिखा था, फ्रॉम क्या आया था? P1 माइनस P2, जस्ट कुछ देर पहले आया था, हाफ रो V2 स्क्वायर 1 माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर, जस्ट कुछ देर पहले पिछले इक्वेशन से। P1 माइनस P2 के यहां पुट कर दो, रो Hg माइनस रो L G इंटू H, दैट इज इक्वल टू हाफ रो, ये रो लिक्विड लिख लेता हूं, और बच्चों मैं बता रहा हूं कि ये इतना टफ तुम लोगों को नहीं आता है, मैं बता दिया हूं इसको। अब इसमें से सॉल्व कर लो। V2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? A1 स्क्वायर टू 2 GH रो एल डिवाइड हो जाएगा अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर 1 माइनस सॉरी रो Hg बाई रो एल माइनस 1। इसको समझ लो, फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, इतना टफ सवाल नहीं आएगा तुम्हें। तो बच्चों वेंचुरी मीटर हमने डिस्कस कर लिया। मेडिकल में एक सवाल देता है, मेडिकल में ही यूज करता है टर्म एटोमाइजर। ये सिस्टम क्या है ये बता रहा हूं।
तो ये सिस्टम ऐसा है कि तुम अभी कभी अगर ट्रेन से गुजरते हो तो देखते होगे कि खेतों में लोग किसान जो होते हैं वो ना इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते रहते हैं, है ना, प्लांट्स पे, फसल पे। तो वो ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे पुश करते हैं और फिर फव्वारा निकलता है उससे। तो वो सिस्टम क्या है वो बता रहा हूँ। ये पिस्टन है और ये पिस्टन को पुल किया पहले, ये पुल करता है तो ये यहाँ पे फ्लैप जो है वो सपोज एक फ्लैप होता है, ये क्लोज हो जाता है और यहाँ पे एक फ्लैप है जो ओपन हो जाता है, तो इसमें एयर फिल हो गया। तो यहाँ तक सपोज हमने पुल कर लिया है, ये पिस्टन यहाँ था। अब इसको पिस्टन को पुश करते हैं। पिस्टन को सपोज मैं ले जा रहा हूँ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, पुश किया और ये क्रॉस सेक्शन या बहुत छोटा है तो यहाँ से एयर जो जाएगा वो किस स्पीड से जाएगा, मोर देन 10 या लेस देन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एनीवन? more than 10 मोर देन 10 है ना। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, लेकिन एग्जैक्टली वैलिड नहीं होगा बिकॉज एयर जो है वो कंप्रेसिबल भी है, ठीक है ना। एनीवे लेकिन क्या होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। सो यहां से बहुत हाई वेलोसिटी से एयर पास करेगा, और जब बहुत हाई वेलोसिटी से यहां से एयर पास किया बच्चों तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे जो देखो ये वाटर के साथ इंसेक्टिसाइड्स मिला दिया गया है ना, तो ये क्या होगा, ये वाटर ऊपर राइज करेगा, इसमें मेडिसिन जो भी है वो मिला हुआ है, जो भी स्प्रे करना है तो ये ऊपर राइज करेगा। व्हाई इट विल राइज, बिकॉज यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का प्रेशर पी डॉट है। क्यों प्रेशर कम हुआ, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी एयर का बहुत ज्यादा है। क्लियर? सो वाटर अपने आप राइज करेगा, और जब राइज करके यहाँ पे आया, वाटर यहाँ पे आया तो वो तो देखेगा यार बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं। अब इसको क्या होगा, ये यहाँ पे एयर के साथ चला जाएगा और वो बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स में बदल जाता है वाटर। क्योंकि एयर बहुत सारे हैं तो उसको क्या कर देते हैं, बहुत फाइन ड्रॉप्स में ब्रेक कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एटोमाइजर। एटोमाइजर का मतलब एटम फॉर्म में, एग्जैक्टली एटम नहीं बट छोटे छोटे ड्रॉप्स में आ जाते हैं, है ना। और यही चीज हम स्प्रे करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो इसमें सिर्फ ये समझाना था कि व्हाई वाटर राइज, व्हाई लिक्विड राइज इन दिस, बिकॉज प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें से उसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को कुछ पार्ट्स को माना गया बेसिक और रेस्ट को माना गया इसी से डिराइव। बाकी उसी से डिराइव्ड है। तो बेसिक्स कौन कौन सा है, कितने बेसिक्स यूनिट लिया गया है? 7। कौन कौन सा है बच्चों? टेम्परेचर, लेंथ, स्टार्ट करते हैं मास से। आज स्टार्ट करते हैं, मास, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। क्या बात है, सबको याद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद और क्या? एंगल, टाइम के बाद अमाउंट क्या? ऑफ डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाँ, टेम्परेचर और करंट था ना। Yes, sir. करंट एंगल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बच्चों यही था ना बेसिक्स, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब इतना तो सबको Yes, पता sir. है।
और एक चीज और बता देता हूं, लुमिनस इंटेंसिटी बस ये यूनिट डायमेंशन में ही पढ़ना है, बाकी तुम्हें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। मास का जो एसआई यूनिट लिया गया उसका एसआई यूनिट क्या है? केजी। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। मीटर। टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। सेकंड। टेम्परेचर का? केल्विन। केल्विन। करंट का? एम्पियर। अब ध्यान देना, एसआई यूनिट ना करंट को लिया गया है बेसिक में, चार्ज को नहीं लिया गया, कहीं कहीं पे चार्ज भी लिखा था। कूलम को नहीं लिया गया बेसिक में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? मोल। मोल। कैंडेला, सॉरी और? मोल सॉरी कैंडेला। कैंडेला। ये हो गया बच्चों 7 बेसिक यूनिट। और भी कुछ है क्या? एक किसी ने एंगल बोल रहा था। हाँ सर, एंगल्स होता है ना। रेडियन। तो 8वां हो जाएगा यार, हमने तो 7 ही कहा। इसके साथ ना सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, रेडियन और स्टेरेडियन। एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 12th में पढ़ेंगे। सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है बच्चों रेडियन और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। रेडियन। सारे बच्चे नोट डाउन कर ले। तो देखो ये ना बेसिक में ना डिराइव्ड में है, ये बीच बीच का है 2, ठीक है। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे उसके यूनिट जो होंगे इसी बेसिक से ही डिराइव्ड होंगे। तो कहोगे सर डिराइव्ड में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आएगा? लाइक वेलोसिटी, लाइक एक्सेलरेशन, फोर्स, क्लियर? ये सारे जो होंगे ना वो डिराइव्ड यूनिट में होंगे। तो सर वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा? तो सर वेलोसिटी जो है ना वो है डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ मीटर और टाइम हो गया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है जो डेराइव्ड वाले कैटेगरी में रखेंगे। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यस सर। देखो इससे आसान सा चैप्टर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अच्छा एक और डेराइव्ड यूनिट बताओ। और क्लास करना ऐसा मत सोचना कि हमें आता है, इस पे भी सवाल आते हैं और नीट में तो आते ही हैं। कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। एक्सेलरेशन ले लेता हूं बच्चों। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कैसे मीटर डिफाइंड पर है? सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी बाय टाइम। तो जाएगा मीटर पर सेकेंड और होल पर सेकेंड, तो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर लिख लेते हैं बच्चों फोर्स। ओके सर फोर्स तो हमने न्यूटन लॉ में पढ़ा, m इंटू ए होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? m क्या हो जाएगा? केजी। केजी इंटू एक्सेलरेशन का हो गया मीटर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर, है ना? अब सुनना, अब समझो इस बात को। बेसिक वाला तक तो सही था, सबका यूनिट किया। डेराइव्ड में गया मीटर पर सेकेंड, यहां तक भी सही है। अब उसके बाद आ रहा है यहाँ पे डेराइव्ड में बढ़े फोर्स। इसका यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई कहा
कि जाओ एक फोर्स लगाओ इस ब्लॉक पे 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 दिन लग जाएंगे बोलने में। इज इट कन्वीनियंट इतना बड़ा यूनिट बोला जाए, है ना? जब तक हम खत्म करते सवाल तब तक सारा चीज तुम्हें नींद भी आ जाएगा। तो दिस इज नॉट कन्वीनियंट कि यूनिट इतना बड़ा बड़ा बोला जाए। क्या किया गया, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया। कहा गया इसको ना तो शॉर्ट में बोलते हैं, इसी को नाम दे देगा न्यूटन। अब न्यूटन साहब बहुत काम किए थे इस फील्ड में, इसलिए इस इतने बड़े को क्या बोल दिया गया, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज नथिंग बट 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं, यूनिट न्यूटन। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो दो चीजें हो गई बच्चों इसमें। एक तो जो साइंटिस्ट ने काम किया उनको ऑनर भी मिल गया, उनके नाम पे हमने यूनिट रख दिया फोर्स का, और हमें भी कन्वीनियंस हो गया कि इतना बड़ा बोलने से बचना पड़ेगा, नहीं तो पूरा एनर्जी यूनिट बोलने में ही चला जाएगा हमारा, क्या पढ़ाएंगे। क्लियर ना? वैसे ही अब हम बात करते हैं सपोज वर्क। अब वर्क कैसे डिफाइन है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, न्यूटन मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। लेकिन इसको कुछ बोला गया है क्या, जूल। टॉर्क। जूल। जूल, इसी चीज को जूल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क और इस पे बहुत काम किया था, तो इसी को बोल दिया गया जूल। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल। जूल क्या है, न्यूटन मीटर है। इज इट क्लियर? Yes, sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. वैसे ही अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, इस न्यूटन मीटर को ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों। न्यूटन कुछ और नहीं था, केजी और मीटर, और 1 मीटर ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था। इसी को हमने कहा है जूल, है ना? अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम हो गया बच्चों केजी, वी हो गया मीटर पर सेकेंड, और उसका स्क्वायर। तो ये देखोगे यही जूल के बराबर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट क्या हो गया, जूल। चलो और कुछ बताओ। नेक्स्ट चलो प्रेशर लिखते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, प्रेशर कैसे था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को क्या कहा है, पास्कल। तो यहां तक तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर मैं पूछूं एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, या रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, पहले फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है बच्चों, 1 अपॉन टाइम पीरियड, पर सेकेंड। सेकेंड माइनस 1 पर सेकेंड हो गया। इसको कुछ बोलते हैं क्या, पर सेकेंड इसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, हर्ट्ज। XZ। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा बाई टी। थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये सब लिखते जाओगे। नाउ
अब मैं सबका यूनिट नहीं बता रहा हूं, अब जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ता है, इनफैक्ट मैं बताते भी जा रहा था, बट मेरा मेन कंसर्न जो है वो डायमेंशन पे, डायमेंशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जैसे जैसे चैप्टर हमारा बढ़ रहा था, हाँ, और जैसे राशि ने बताया सर वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपने बताया था यूनिट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? dv by dz वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, है ना, dv by dz वेलोसिटी था मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो ये आ गया था पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड हो गया। तो जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस कर रहा है बच्चों, मैं ऑलरेडी यूनिट के बारे में बता रहा हूं, डायमेंशन मोस्टली नहीं बताता था, थोड़ा मोड़ा हिंट देता था वहां भी। तो वैसे ही बहुत सारे नाम है, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा हम तो बताते ही जाएंगे। और जैसे हम इलास्टिसिटी पढ़ाया था तो बताया था यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, प्रेशर, ये सब का क्या होगा, यूनिट सेम होगा, है ना। स्ट्रेन के बारे में क्या कहे थे, स्ट्रेन जो था वो No unit. यूनिटलेस था, है ना। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये कैसा क्वांटिटी है, यूनिटलेस है या कुछ यूनिट है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन Unitless. यूनिटलेस है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Unitless. गुड। अब बच्चों में डायरेक्टली आ जाता हूं डायमेंशन पे। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इसमें सीखने वाली चीज होगी डायमेंशन। कोई सा डायमेंशन है क्या? एक्चुअली जब हम यूनिट पढ़ रहे थे अभी, तो जैसे फोर्स का यूनिट आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या किया, उसको ना एक नाम दे दिया न्यूटन। अब अगर कोई बच्चा न्यूटन बोल रहा है, जिसने रट्टा मार लिया फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो ये लग रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशंस की जो फोर्स है वो किस किस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंडेंट है, वो लॉस हो रहा है। मतलब ये इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा था कि वो फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है किस किस बेसिक क्वांटिटी से मिलके बना है। तो ये चीजें लॉस हो रही, तो मुझे चाहिए ऐसा चीज, अगर चाहिए तो फिर क्या करना है, तो उसके लिए हम डायमेंशंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का जो है वो डायमेंशन लिखना है, मतलब वो बेसिक क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है सर, उसको बताना है। तो मैं फिर से बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिख लेता हूं बच्चों डायमेंशन के लिए। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस। ये जस्ट याद करने के लिए है, ये इन दोनों का बहुत जरूरत नहीं पड़ता है। मास का डायमेंशन जो लेते हैं बच्चों वो m लेते हैं। लेंथ का डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ l लेते हैं। टाइम का डायमेंशन मेजर करने के लिए हम t यूज करते हैं। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं? एनीवन? अदिति? केल्विन, क्या यूज करते हैं बच्चों? के के।
करंट के लिए A. करंट के लिए समटाइम्स आई और कहीं कहीं पे ए भी लिखा होता है, जो भी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल मोल लिखते हैं और इसके लिए CD इसका तो कहीं यूज नहीं आएगा, हमें एम एल टी मैक्सिमम के और आई तक ही रहेगा, मोल का भी बहुत कम जगह पे आएगा। टी हो गया बच्चों बेसिक यूनिट का, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। अब अगर पूछा जाए सर दो सप्लीमेंट्री यूनिट जो बताया था उसका डायमेंशन क्या होगा? dimensionless सो जो प्लेन एंगल था वो एग्जैक्टली डिफाइंड था बच्चों। प्लेन एंगल कैसे डिफाइंड था ये हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था। थीटा इज डिफाइंड एज L/R जो साइन रेडियन था। सो ये इसका भी डायमेंशन L, R का भी डायमेंशन L, तो ये हो जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अगर कोई सवाल पूछेगा कि क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, क्या वो यूनिटलेस होगा? इज इट नेसेसरी कि वो यूनिटलेस हो? तो कहोगे नहीं सर। No. रेडियन थीटा जो है प्लेन एंगल ये डायमेंशनलेस है, बट इसका यूनिट है विच इज रेडियन। सिमिलरली सॉलिड एंगल ऐसे होता है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और सपोज ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये डिस्टेंस R है, तो ये 3D में जो एंगल बन रहा है ना 3D में, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। कहीं ओमेगा से डिनोट करते हैं A/R², एरिया बाई R², तो ये भी हो जाएगा डायमेंशनलेस। ये भी हो गया डायमेंशनलेस। जैसे वेलोसिटी का लिखना डायमेंशन, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो L और बाई T, तो जनरली इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों LT-1। अगर फोर्स का लिखना है एक्सेशन लिख लो। डायरेक्टली लिख दो वेलोसिटी पर सेकेंड, तो एक और सेकेंड आ जाएगा LT-2। मोस्ट ऑफ द डायमेंशन में ना M, L और T तीनों रहता है, कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा था M0 L1 T-2। इट कैन बी रिटन इन दिस वे। तीसरा, अगर फोर्स का लिखना है बहुत इजीली लिखोगे, M इंटू ए होता है। ये मास है, मास का डायमेंशन M लिखा था बच्चों, कंफ्यूज मत करना। M A का होता है L/T-2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। सिमिलरली प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? फोर्स बाय एरिया। ML/T-2 अपॉन एरिया का हो जाएगा L², तो इसको लिख लेते हैं ML-1 T-2। यू कैन राइट वर्क का डायमेंशंस लिखो।
टॉर्क का डायमेंशन लिखो, फ्रीक्वेंसी का लिखो, एंगुलर वेलोसिटी का लिखो, तुम देखोगे टॉर्क और वर्क जो है उसका फ्रीक्वेंसी डायमेंशन सेम आएगा। आ रहा है क्या? Yes. डायमेंशन इज सेम, बट क्या ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी है क्या? No. नहीं, दोनों अलग चीज है। वर्क एनर्जी है, टॉर्क इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, इट डजंट मीन कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ही होगी। क्लियर? टॉर्क का अपना अलग ही फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क इज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे सवाल आते हैं कि कहेगा कि पेयर में कि ये कौन सा तीन का सेम डायमेंशन है ना? दिया रहेगा वर्क, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, किस तीन का सेम है, निकाल सकते हो। फिर दिया रहेगा स्ट्रेस, स्ट्रेन जो हो जाएगा वो डायमेंशन लेस भी है बच्चों और यूनिट लेस भी है। बच्चों एक सवाल दे रहा हूं मैं, कह दिया कि राइट डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल h का डायमेंशन लिखना है। तो इस तरह स्मॉल h का डायमेंशन कैसे लिखें, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कैसे, कोई रट्टा तो मार नहीं सकता इतना। ठीक है, कोई आइडिया देगा कि कैसे लिखे डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? तो फिजिक्स में कुछ फॉर्मूला याद करो जिस फॉर्मूला में h है, कोई फॉर्मूला याद करो। तो फिजिक्स में तो अभी नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज h न्यू या hf, पढ़ा है क्या? हाँ सर। तो ये तो फॉर्मूला याद रहता है। अब जब ये फॉर्मूला याद है, मुझे h का डायमेंशन चाहिए, तो h का डायमेंशन वही होगा जो E अपॉन न्यू का डायमेंशन होगा। तो सर एनर्जी का डायमेंशन तो मुझे लिखने आता है, एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी मतलब वर्क, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है mL/t-2 और एक और L तो L²। और बच्चों न्यू फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, तो ऊपर चला जाएगा t। इज इट क्लियर? ये क्या हो जाएगा बच्चों, mL² t-1। इज इट करेक्ट बच्चों? Yes, sir. इज इट करेक्ट? Yes, sir. ठीक है। अच्छा मैं यहां से पूछता हूं, एंगुलर मोमेंटम का निकाल सकते हो क्या डायमेंशन? कुछ बच्चे अभी क्लास लीव कर रहे, 5 बच्चे लगता है छोड़ दिया क्लास। कुछ नया चीज सीखोगे, क्लास नहीं छोड़ना जब तक मैं नहीं कहूं। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? कहोगे सर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है r क्रॉस p।
आर का डायमेंशन हो गया एल, मोमेंटम का हो जाएगा m इंटू वी का हो जाता है एल टी माइनस 1। ऐसे लिखते हैं बच्चों। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आ जाएगा m एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो देखो ये और ये तो मैच कर गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है। अभी ये याद कर लेना है, तुझे ध्यान में रखना है। सोचो कि आज तूने ये सीख लिया। अपूर्वा क्लियर ये? हाँ सर। इसको किसी और तरीके से प्रूफ कर सकते हो क्या? यहां से एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का सेम होगा, क्योंकि तूने अभी पढ़ा था बोर्स मॉडल में, पढ़ा होगा, सर ने पढ़ा होंगे केमिस्ट्री में। बोर्स ने क्या कहा था? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH बाई 2 कहा था ना। n तो नंबर हो गया, पाई भी नंबर है, तो ये तो डायमेंशनलेस। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई 2 इज इट क्लियर? H और एंगुलर मोमेंटम विल हैव सेम डायमेंशन। अदिति समझ में आ रही चीजें ये? यस सर। महक मोदी, अब बच्चों अगर कोई पूछ दे, देखो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा मैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन बताना है। तो 10th में तुमने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। सो जी हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन, सो जी का डायमेंशन लिखेंगे, F हो जाएगा M L T माइनस 2, ये ध्यान में रखना है। आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों L स्क्वायर अपॉन M1 M2 M square. M स्क्वायर। सबको एक साथ कर लो, अरेंज कर लो, तो हो जाएगा बच्चों m टू द पावर -1 L टू द पावर क्यूब T टू द पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ G। अब ये सवाल नीट में आ सकता है, आता है ऐसा, है ना। कोई पूछे राइट डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज कहां से आया? चार्ज कहोगे सर करंट जो होता था, होता था चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड। तो चार्ज का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा करंट I इंटू टी टाइम। इज इट क्लियर? I भी लिखते हैं या करंट को A भी लिखते हैं, A इंटू टी। मैं फास्ट चल रहा हूं बिकॉज आई नो कि तुम लोगों को आता है। पूछेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन लिखो, स्पेसिफिक कैपेसिटी C का। ओके सर बहुत ही सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं डेल्टा क्यू हीट गिवन दैट इज इक्वल टू होता है MC डेल्टा थीटा या डेल्टा T, T टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होता था, Q एनर्जी होता था, M मास होता था, C। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ C? डायमेंशन ऑफ C इज डायमेंशन ऑफ डेल्टा Q, मतलब ये चार्ज नहीं है बच्चों, ये हीट है, अपॉन M इंटू डेल्टा थीटा, इसका डायमेंशन।
डेल्टा क्यू हो जाएगा बच्चों m L² T-2। बेसिक याद है, ये एनर्जी का डायमेंशन है, ये m मास का डायमेंशन। डेल्टा थीटा बच्चों, डेल्टा थीटा लिखा, डेल्टा टी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टेम्परेचर है तो केल्विन। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन? m0 L² T-2 K-1। दिस इज डायमेंशन ऑफ a specific heat capacity. तो बच्चों अब सीखने वाली चीज है जिसमें मेरी जरूरत है, टीचर का हेल्प रिक्वायर्ड होगा, वो अब है। यहां तक तो टीचर स्कूल में सब पढ़ा देते हैं, यहां तक तो आराम से बुक्स में भी मिल ही जाता है। अब आता है सर डायमेंशंस पढ़ क्यों रहे, इससे क्या फायदा है, इसके एप्लीकेशंस क्या है? इससे क्या हम निकाल सकते हैं, कहां कहां पे इसका यूज होगा डायमेंशन एनालिसिस का, ठीक है? तो ये हम पढ़ते हैं। तो पहला लिखो एप्लीकेशंस का या डायमेंशन एनालिसिस का। फर्स्ट, कि कोई भी हम फिजिक्स में इक्वेशंस लिखते हैं, एनी एक्सप्रेशन इन फिजिक्स, एनी फॉर्मूला इन द फिजिक्स मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, देन द फॉर्मूला मस्ट बी इनकरेक्ट। ये लिख लो स्टेटमेंट, यहां से तुम्हें 15-20 मिनट जो भी पढ़ाऊंगा बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना। एनी एक्सप्रेशन इन फिजिक्स मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। उसके नीचे लिखना इफ एक्सप्रेशन का मतलब इक्वेशंस, एक्सप्रेशन या कुछ भी लिखो, equation is dimensionally incorrect then the equation must be incorrect. तो फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला है बच्चों, वो डायमेंशनली करेक्ट ही होना चाहिए। अब बात आती है डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है। मैंने कह दिया कि डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, व्हाट डज इट मीन, तो इसको समझाता हूं। और इसमें एक चीज और बताता हूं कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इट डजंट मीन कि वो फॉर्मूला करेक्ट ही होगा, लेकिन इनकरेक्ट है तो सर्टेनली इनकरेक्ट है। ये चीज मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सो पहले मैं ये डिस्कस करने वाला हूं, व्हाट डज इट मीन डायमेंशनली करेक्ट। सो डायमेंशनली करेक्ट का मतलब बता रहा हूं, टू टर्म
किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म को अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम है। मतलब दो अलग अलग डायमेंशंस को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई कहे कि फोर्स प्लस मास कोई क्वांटिटी है ना, तो इसको नहीं ऐड कर सकते बिकॉज फोर्स अलग फिजिकल क्वांटिटी, अलग डायमेंशन है और मास अलग डायमेंशन है। दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड तभी करेंगे जब डायमेंशन सेम हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों मैं कुछ लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो इसमें तीन टर्म है बच्चों, S इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये और ये ऐड किया हुआ है। मतलब ये तभी ऐड होगा जब इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। चेक करते हैं, इस टर्म का डायमेंशन क्या है? S लेंथ L। इस टर्म का डायमेंशन क्या है? L t माइनस 1 और ये t। इसका डायमेंशन क्या है? L t माइनस 2 t स्क्वायर। चेक इट, इसका भी आ जाएगा L, इसका भी आ रहा है L। दैट मीन्स ये तीनों टर्म सेम डायमेंशन का है। दैट मीन्स दिस इज डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन। क्लियर? डायमेंशनली करेक्ट है। और अगर कोई कह दिया जाए कि यहाँ पे हाफ नहीं होता तो भी डायमेंशनली करेक्ट है। बट अगर हाफ नहीं होता तो क्या ये एक्सप्रेशन करेक्ट था क्या? नहीं, ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं था। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये गारंटी नहीं दे रहा है कि वो फॉर्मूला करेक्ट ही है, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो फॉर्मूला इनकरेक्ट ही है। इज इट क्लियर? बच्चों एक फॉर्मूला, एक बड़ा अच्छा सा सवाल मैं देता हूं, मुझे बहुत पसंद है वो सवाल और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। एकदम ध्यान से देखते जाना, अभी जो सीखने वाला चीज है वो अब आ रहा है, तो कोई क्लास लीव नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। बच्चों फिजिक्स में दे जब फॉर्मूला इन फिजिक्स where A, B, C, D, E, F, G, H are physical quantity। ये फिजिक्स में एक फॉर्मूला है जहां पे A, B, C, D, E, F, G, H सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लाइक फोर्स है, कोई वेलोसिटी है, कुछ ऐसा है। नन ऑफ देम आर इसमें कोई सेम डायमेंशन का नहीं है, सब अलग अलग डायमेंशन है। ठीक है, सो बच्चों इससे व्हाट आर द कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ? मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं और तुम्हें बताना इज इट करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके बच्चों, ये सीखने वाला सवाल है और ये एकदम ध्यान से समझना।
एक फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, जैसे अभी हमने लिखा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वैसा ही एक फॉर्मूला लिखा है। और हमने स्टेटमेंट लिख दिया था कि टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ द टू आर ऑफ सेम डायमेंशन। तो अभी हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना कि करेक्ट है या नहीं है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ऐसे अगर पुट करते हैं मतलब ये हुआ डायमेंशन ऑफ ए। क्या डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी सी? इज इट करेक्ट? Yes. 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 ठीक है, ए करेक्ट है। दूसरा लेता हूं, क्या डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जी एच? No. Yes, sir. Yes, sir. E is equal to dimension of GH. Is it correct? Yes. No. तभी तो ऐड हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड है ना, E प्लस GH। ये और ये ऐड हुआ है, ये तभी ऐड होगा जब सेम रहेगा। तो दिस इज करेक्ट। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BC into E. Is it correct? No. No. No, sir. No. पक्का? देखना बच्चों, जो डायमेंशन BC का है वही डायमेंशन D बाई E का होगा कि नहीं? E और GH का तो सेम ही डायमेंशन है, तो D बाई E का डायमेंशन वही होगा जो BC का है, तो D का डायमेंशन वही होगा जो E इंटू BC का है। इसलिए मैंने कहा था ध्यान से देखना, दिस इज लर्निंग। बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. अगर मैं पूछूं A इंटू GH का डायमेंशन वही होगा जो D का डायमेंशन है। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस, इट इज करेक्ट। तो बच्चों इसमें चीजें को कुछ समझा होगा तुम लोगों ने कि कैसे हम लिख सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इसको। अभी जेईई मेन में ऐसे सवाल पूछेंगे, मैं बहुत पहले से पढ़ाता हूँ, 2-3 साल पहले जेईई मेन में ऐसे सवाल पूछे थे। चार ऑप्शंस लिखा, चारों करेक्ट था। PV is equal to nRT. PV is equal to nRT। पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R? डायमेंशन ऑफ R क्या होगा? कहोगे सर P इंटू V अपॉन N इंटू T, इसका डायमेंशन होगा। तो स्मार्ट बच्चा है तो डायरेक्टली बोल सकता है सर P इंटू V कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होता है? मोमेंटम या एनर्जी? PV एनर्जी। एनर्जी।
तो पीवी का डायरेक्टली मैं लिख दूं क्या, डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी का एम एल टी माइनस टू फोर्स, एक और किसी को दिक्कत है तो लिखेगा पी का प्रेशर का लिखो, वॉल्यूम का लिखो, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, एल क्यूब आ जाएगा ये, अपॉन एन क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल, मोल्स टेम्परेचर केल्विन। केल्विन। तो अगर आर का डायमेंशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन मोल माइनस वन। कुछ बच्चे मोल छोड़ देते हैं। एन नंबर नहीं है, एन है 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, समझा क्या? अब वंडरवाल्स फोर्स ऑफ, सॉरी वंडरवाल्स इक्वेशन, गैस इक्वेशन तुम लोग जानते हो। वंडरवाल्स इक्वेशंस में क्या लिखते हो बच्चों, मॉडिफाइड वर्सेस रियल गैस का P प्लस ऐसा कुछ लिखते हैं ना, क्या लिखते हो इसमें बताओ, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया। अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ B, यू विल से दैट सर B और V ना सेम डायमेंशन का होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है और ये करेक्ट इक्वेशन है, इट मींस V का डायमेंशन B का डायमेंशन V के बराबर होगा, दैट मींस L टू द पावर 3। एल क्यूब। कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A, A बाय V स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो प्रेशर का डायमेंशन होगा, और प्रेशर का डायमेंशन होता है बच्चों M, चेक करो, ml माइनस 1 T माइनस 2। तो A का यूनिट, A का डायमेंशन वही होगा M, L क्यूब और L स्क्वायर है तो बच्चों L टू द पावर 6 हो जाएगा, L टू द पावर 5 T माइनस 2। इज इट क्लियर? सही है ना? अब आगे बढ़ रहा हूं, अभी क्लास नहीं छोड़ना, 2-3 मिनट और पढ़ाऊंगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, इस क्लास लीव मत करना। एनी एक्सपोनेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। को एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, जो पावर में है, पावर में कुछ नंबर ही होगा बच्चों, तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे P इज इक्वल टू A इंटू V e टू द पावर माइनस B T बाई कुछ लिख दिया M।
ठीक है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, एक एक्सप्रेशन लिख दिया। जहां पे मैंने कहा कि एक एक्सप्रेशन है फिजिक्स में जहां पी जो है वो है, क्या लिख दूं, पी जो बोलो, मोमेंटम या प्रेशर, तो प्रेशर लिख देता हूं मैं, ऐसे एक एक्सप्रेशन लिख दिया। मैं v के बारे में कहूं कि ये v सपोज वॉल्यूम है या वेलोसिटी ले लेता हूं, यहाँ पे टाइम है और m जो है वो लेट्स की मास है, ये फिजिकल क्वांटिटी दे दिया, ऐसा इस एक्सप्रेशन में पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, ये आज सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहा। पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए, पूछेगा व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बी। बच्चों सुनना, ये देखो एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंट में पावर में है, तो पावर में कोई भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगा, मतलब बी टी बाई एम डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस, एकदम ध्यान से देखना। सो बी का डायमेंशन वही होगा बच्चों जो m बाई टी का होगा। इज इट क्लियर? b का डायमेंशन वही होगा जो m बाई टी का होगा, मतलब b का डायमेंशन हो जाएगा m t माइनस 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट, m t माइनस 1। अब सुनना, ये डायमेंशन लेस है, e टू द पावर समथिंग है, e तो एक नंबर है ना, एक्सपोनेंट, तो ये पूरा हो गया डायमेंशन लेस। अब इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन होगा। सो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ ए वही क्वांटिटी होगा जो p बाई v का डायमेंशन होगा, p बाई v का। P हमने कहा दिया यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन पता है m l माइनस 1, ये लिखने आता है तुझे, कर लोगे। और v क्या कहा हमने, वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी, तो l t माइनस 1। अब ऐसे सॉल्व कर लोगे, क्लियर? Yes, sir. तो एक लास्ट पॉइंट, ये लास्ट में जो बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट y इज इक्वल टू सपोज a साइन kx माइनस ओमेगा t, ये पढ़े हो। अब बच्चों ध्यान से देखना, साइन समथिंग, तो ये जो क्वांटिटी होती है तो एंगल का क्वांटिटी है, तो साइन ऑफ समथिंग होगा, कॉस ऑफ समथिंग होगा, तो ये एंगल है, और एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। एंगल क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लेस। तो बताओ ये पूरा डायमेंशन लेस होगा कि नहीं? तो कोई भी एक्सप्रेशन एंगल के अंदर आ रहा है, सो दैट मस्ट बी डायमेंशन लेस। दैट मींस kx जो होगा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। मतलब अगर कोई पूछा जाए k का डायमेंशन क्या होगा, तो k का डायमेंशन कहोगे सर 1 बाई एक्स का डायमेंशन, इसका मतलब l माइनस 1 होगा। ये और ये सेम डायमेंशन, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। ओमेगा टी का डायमेंशन भी डायमेंशन लेस, तो ओमेगा का डायमेंशन भी बता सकते हो। अब बच्चों साइन थीटा तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो नॉट ओनली दिस इज डायमेंशन लेस, दिस होल इज डायमेंशन लेस। तो ए का डायमेंशन वही होगा जो वाई का डायमेंशन होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, तो 75 से 62 बच्चे हो गए, 61 मैं क्लास फिनिश कर रहा हूं।